आदिवासी या जनजाति समुदाय के बाद में अब हम बात करते हैं हाशियाकरण वाले अध्याय में अल्पसंख्यकों की। देखो बेटा, अल्पसंख्यक नाम से स्पष्ट है। अल्प मतलब थोड़ा, संख्यक मतलब जो संख्या में, जो औरों की बनिस्पत संख्या में कम है, और फिर वो हाशिए पर अर्थात समाज की मुख्य धारा से पिछड़ गए। अल्पसंख्यक, देखो सबसे पहले हम अल्पसंख्यक की परिभाषा देखते हैं कि हम अल्पसंख्यक कहेंगे किसे। अल्पसंख्यक वह जो औरों की बजाय संख्या में कम है, वह समुदाय जो औरों या दूसरे समुदाय की बजाय संख्या में कम है, और संख्या में कम होने के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है, तब हम उसको अल्पसंख्यक मानेंगे। देखिए, वह समुदाय जो संख्या की दृष्टि से, वह समुदाय जो संख्या की दृष्टि से अन्य समुदायों की तुलना में, अन्य समुदायों की तुलना में कम है तथा सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है। अब जब ऐसा समुदाय है तो भारत का जब संविधान लिखा गया तो ऐसे समुदायों का भी ध्यान रखा गया, और ये कहा गया कि भाई ऐसे समुदाय अपनी अलग पहचान कैसे बनाए रखेंगे। जब बहुसंख्यक समुदाय यदि अपनी मेजोरिटी के दम पे उसके साथ में कुछ गलत करने की कोशिश करेगा तो संविधान उनको कैसे बचाएगा। इसलिए आपको पता है हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, और उसमें जो 5वां है अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, है ना। तो संवैधानिक अधिकार या संविधान क्या कहता है इसके बारे में, ये भी आपको ध्यान में, जब भी आप अल्पसंख्यक पढ़े तो आपको ये अनुच्छेद याद रहने चाहिए। संवैधानिक अधिकार किसमें दिया है, अनुच्छेद 29 से 30, उसमें क्या है, अल्पसंख्यकों को शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, अल्पसंख्यकों को शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार, ये अपनी संस्कृति को बचाए रखेंगे, अपने शिक्षण संस्थान खोलेंगे, उनका पोषण करेंगे, उनको चलाएंगे, उनका मैनेजमेंट इनके हाथ में रहेगा। तो सबसे पहले हमने अल्पसंख्यक क्या है ये देखा, और उसके बाद में अल्पसंख्यक समुदाय जो है उसको संविधान ने क्या प्रोटेक्शन दिया है ये देखा, तो उनको आर्टिकल 29 और 30 प्रदान किया है, जिसमें उनको शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। ये तो संवैधानिक प्रोसेस हो गया। लेकिन अब देखिए, इतना देने के बावजूद भी क्या कोई समुदाय पिछड़ रहा है, तो इस चैप्टर में हम मुसलमानों, जो मुस्लिम समुदाय है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि वो हाशिए पे कैसे गए, मुसलमान व हाशियाकरण। तो सबसे पहले हम आंकड़ों की बात करेंगे कि समय समय पर भारत सरकार और अन्य जो संस्थाएं आंकड़े देती हैं, उसके हिसाब से अगर हम 2011 की जनगणना देखें तो मुसलमानों की जो संख्या है 2011 की जनगणना से, 2011 की जनगणना के अनुसार 14.2% जनसंख्या मुस्लिम है भारत के अंदर। यह आंकड़ा याद रखना है आपको, और यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है एबीसीडी वाले क्वेश्चन में कि इनमें से मुसलमानों का जनसंख्या प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है। अब इतनी कम जनसंख्या है और आंकड़े ये बताते हैं कि इनके सामाजिक और आर्थिक विकास भी इनका नहीं हुआ है। ये मुसलमान जो है वो सामाजिक और आर्थिक विकास में पीछे है, सामाजिक व आर्थिक विकास में पिछड़े हुए हैं। कौन? मुस्लिम संप्रदाय, मुस्लिम समुदाय। इसलिए कहते हैं हाशिए पर चले गए। इनको मूलभूत सुविधाएं, साक्षरता, सरकारी नौकरियां ये बहुत कम है।
मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत सुविधाओं में क्या क्या आता है? भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा। इसके मामले, इस मामले में भी ये लोग बहुत पिछड़े हुए। मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता, लिटरेसी रेट भी इनकी बहुत कम है। सरकारी नौकरियों में इसका प्रतिशत कम है। सरकारी नौकरियां या सरकारी नौकरियों में मुस्लिम अन्य समुदायों से पिछड़े हुए, अन्य समुदायों से पीछे हैं, इसलिए इनको कहा कि हाशिए पे चले गए हैं। एक तो संख्या में कम है और दूसरा इनका विकास नहीं हुआ है, डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब आप देखिए यहां पर आपको एक टेबल नजर आ रही है। सबसे पहले उसमें पक्का घर, बिजली और नल का पानी, ये मूलभूत सुविधाएं। आवास हो गया, पानी हो गया, है ना, आज बिजली आपकी आवश्यकता है वो हो गई। तो उसमें अगर आप डाटा देखेंगे तो मुस्लिमों की स्थिति अन्य से कमजोर है। आप तालिका पे नजर डालिए, तालिका आपके सामने प्रदर्शित हो रही है, इसको नोट करके रखिए। आप नोट बनाए कि मुस्लिमों की स्थिति औरों से कितनी अलग है इसके अंदर। इसके बाद में अगर हम साक्षरता पे जाए तो कुल भारत की जो साक्षरता 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार 74% है, 74। लेकिन मुस्लिम जो साक्षरता प्रतिशत है वो है 57%। आप तालिका में देख सकते हैं, ये देखिए मुस्लिम साक्षरता प्रतिशत, मुस्लिम साक्षरता प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार 57%, जबकि भारत की कितनी है टोटल? 74%। तो ये भी आंकड़ा इनके फेवर में नहीं जाता। इसके अलावा दूसरा जैन है, ईसाई है, बौद्ध है, वो इनसे काफी आगे, जो सब अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक समुदायों की जो गिनती है उसमें मुसलमान उन सबके कंपैरिजन में पीछे हैं। अगर सरकारी नौकरियों की बात करें, 2006 की जो रिपोर्ट है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो कमेटी है उसकी अगर बात करें, आपको टेबल नजर आ रही है, तो सरकारी नौकरियों में भी इनका प्रतिशत बहुत कम है। अलग अलग सरकारी नौकरियों का प्रतिशत यहां पर दिया गया है। तो ये जो तीन आपके सामने टेबल नजर आई, मूलभूत सुविधा, उसमें पक्का घर था, बिजली और पानी, फिर साक्षरता और फिर सरकारी नौकरियां, इन तीनों के आंकड़े आपको मुसलमानों के याद रखने हैं। और एग्जाम में यदि पूछे कि मुसलमान हाशिए पर हैं कैसे, तो आपको आंकड़े भी पेश करने हैं। 5वां प्रश्न शायद दिया है आपके अभ्यास का, जो 5वां प्रश्न है ना, उसका उत्तर लिखने में आपके आंकड़े मदद करेंगे। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण क्लू आता है कि 2005 के अंदर राजेंद्र सच्चर समिति का गठन किया गया। याद रखना, 2005 में न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। एक कमेटी या समिति बनाई गई, समिति गठित हुई जिसे कहा गया सच्चर समिति। याद रखना, यह प्रश्न बहुत बार आता है। सच्चर समिति का संबंध किससे है? मुसलमानों की आर्थिक सामाजिक जो स्थिति है उसका आकलन करने के लिए, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, शिक्षा से संबंधित सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का आकलन करने के लिए 2005 में, यहां पर लिख सकते हैं हम, मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक, मतलब शिक्षा से संबंधित शैक्षणिक स्थिति का आकलन इस समिति ने किया। राइटिंग मेरी आपकी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको इतना मेरे साथ समय हो गया है, आप मेरे अक्षर पहचान सकते हैं कि मैं क्या लिख रहा हूं। सीधा सीधा प्रश्न आता है। अगर शॉर्ट नोट आ जाए कि राजेंद्र सच्चर समिति पे शॉर्ट नोट लिखिए, तो आपको बताना है कि 2005 में न्यायमूर्ति, जज थे राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक समिति या कमेटी बनाई गई जिसको सच्चर समिति कहा गया। इसने मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन किया और बताया कि ये काफी पिछड़ी हुई है, इनके डेवलपमेंट के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।
और इस रिपोर्ट में यह भी था कि देखिए, अक्सर हम लोग ये कयास लगाते हैं कि मुस्लिम है, अपने बच्चों को मदरसा में पढ़ाते हैं, उनका दूसरे स्कूलों से कोई लेना देना। देखिए, पूर्वाग्रह नहीं पालने, अपने मन में भ्रांतियां नहीं पालनी। आंकड़ों में बात करें अगर, तो केवल 4% मुस्लिम ऐसे हैं जो अपने बच्चों को मदरसे में भेजते हैं। मुस्लिमों के 4% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, याद रखना, 4% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, 66% सरकारी स्कूलों में, और बाकी के जो आपके 30% हैं वो पढ़ते हैं निजी या प्राइवेट स्कूल में, जिसको आप बोलते हैं। तो ये भी आंकड़े राजेंद्र सच्चर समिति ने अपने अध्ययन में पाया कि ऐसी कई भ्रांतियां हैं जो लोगों ने मुस्लिमों को लेकर के पाल रखी है। उन भ्रांतियों का निराकरण किया जाना चाहिए और मुस्लिमों के प्रति एक सहानुभूति रखते हुए उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार और समाज को मिलकर के प्रयास करने चाहिए। जिससे देखिए, राष्ट्र कब बनेगा? राष्ट्र जब बनेगा बेटा, जब समाज का हर तबका डेवलप होगा, विकसित होगा, उसका विकास होगा, मुख्य धारा में जुड़ेगा, कोई हाशिए पर नहीं रहेगा। तो लिखिए इसको, ये सारे जितना भी अल्पसंख्यक की परिभाषा, फिर मुसलमान, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है, संवैधानिक प्रावधान है अल्पसंख्यकों को लेकर, फिर मुसलमानों की स्टडीज डाटा, कुछ आपको टेबल्स बताई थी। उसके बाद में उनके बच्चों की स्कूल के जो आंकड़े हैं कि उनके 4% मदरसे में पढ़ते हैं, 66%। ये मैं एग्जाम में क्वेश्चन देने वाले हम लोग, और जो वर्कशीट देंगे उसमें भी ये प्रश्न आएंगे, वर्कशीट जरूर सॉल्व करते रहें। लिखिए इसको, इसके बाद में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इस चैप्टर को पूरा करते हैं। मुसलमानों की स्थिति का आकलन करने के बाद में अब हम संक्षिप्त में समझते हैं कि मुस्लिम हाशियाकरण के कारण क्या है। देखो बेटा, एक तो जब आप बहुसंख्यक समुदाय से अलग कोई रीति रिवाज होगा, कोई परंपराएं होगी, तो लोग उसको अलग दृष्टि से देखने लगते हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो अलग रीति रिवाज हम मान सकते हैं कि उनके जो अलग रीति रिवाज और परंपराएं हैं वो कहीं ना कहीं अलग करते हैं, इसलिए लोगों के मन में एक पूर्वाग्रह पैदा होता है। तो एक तो अलग रीति रिवाज और परंपराएं जो उनको अलग करते हैं, तो धीरे धीरे क्या है, वो मुख्य धारा से अलग होते गए। जैसे दूसरा है विशेष पहनावा या वेशभूषा। विशेष पहनावा या वेशभूषा तथा पहचान। जैसे वो लंबी दाढ़ी रखते हैं, तो लंबी दाढ़ी जो है, लंबी दाढ़ी को आप देखते ही समझ जाओगे कि हाँ ये इस्लाम या मुसलमान है। फिर बुर्का, औरतें बुर्का पहनती हैं। उसके बाद में जैसे फेस टोपी का चलन है, उनको एक टोपी, विशेष प्रकार की टोपी होती है, टोपी पहनते हैं वो। तो ये भी उनको अलग करते हैं। उसके बाद में सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं होना, उनको आगे लाने के लिए योजनाएं तो बनती है, सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं होना। योजनाएं बनती हैं लेकिन वो योजनाएं कागजों में दबके रह जाती है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। फिर चौथा है गेटोइजेशन। आप कहोगे सर ये गेटोइजेशन क्या है? गेटोइजेशन की प्रक्रिया से पूर्वाग्रह का होना। अब मैं आपको बताता हूं गेटोइजेशन क्या है। यह आपके एक शब्द संकलन भी दिया हुआ है, गेटोइजेशन। उसमें लिखना है कि एक समुदाय विशेष द्वारा एक जगह पर अपनी बस्तियां बसाना
या बस्तियां बसाने की प्रक्रिया, ऐसा वे प्राय सुरक्षात्मक कारणों से करते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई अल्पसंख्यक समुदाय जिनकी संख्या कम है, तो वो ये सोचते हैं यार अगर हम बिखर बिखर के रहेंगे, 2 गड़ियां, 2 गरवा, 3 गरवा, तो हमारी यूनिटी नहीं होगी और कभी भी हमें जो है वो खतरा बना रहेगा। इससे अच्छा है कि हम क्या करें, हमारे जितने भी बस्तियां हैं, हमारे जितने भी परिवार है, हम जितने भी लोग हैं वो एक जगह पे रहे, तो फिर ऐसा करके उनकी कॉलोनियां डेवलप हो जाती है। और ये जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं गेटोइजेशन। एक समुदाय विशेष कोई भी हो सकता है, मुसलमानों का नहीं है, जहां पे आप अल्पसंख्यक, आपने बड़े बड़े गांव देखे होंगे, वहां पे समुदाय विशेष की बस्ती एक तरफ होती है, वो मिलके रहते हैं, वो एक जगह रहते हैं, उनका गेटोइजेशन होता है। एक समुदाय विशेष द्वारा एक जगह पर अपनी बस्तियां बसाने की प्रक्रिया। उनको लगता है कि यार अगर हम बिखर के रहेंगे तो हो सकता है कोई हमें दबाने का प्रयास करे, अगर हम एक जगह पे रहेंगे तो हमारी संख्या भी, क्योंकि वैसे भी तो हम अल्पसंख्यक हैं, तो ये गेटोइजेशन भी है ना, उससे लोगों को क्या लगता है, अरे यार देखो ये एक जगह रहकर के कुछ भी कर सकते हैं, तो ये पूर्वाग्रह मन के अंदर एक अलग से धारणा बन जाती है। तो ये आपको लिखना है कारणों में, मुसलमानों के हत्याकांड के कुछ कारण हम गिना सकते हैं। अब हम कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। वैसे चैप्टर यहां समाप्त होता है, लेकिन फिर भी अगर हम पूरे पाठ को टटोलते हैं तो छोटे छोटे फैक्ट्स, जैसे आदिवासियों को जनजाति भी कहा जाता है ना, एक जगह लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो, मैंने पहले भी बताया था, आदिवासियों को हम जनजाति भी कह सकते हैं, जो कि जंगलों में रहने वाले थे लेकिन अब समाज की मुख्य धारा में धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। एक यहां पर आपको चित्र नजर आ रहा है जो अभी आपको डिस्प्ले हो रहा है, उड़ीसा के अंदर एक जिला है कालाहांडी। उड़ीसा कालाहांडी जिला, कालाहांडी जिला में एक समुदाय है डोंगरिया कोंड, याद रखना ये समुदाय आदिवासी समुदाय है डोंगरिया कोंड। कालाहांडी जिला के अंदर एक पहाड़ी है जिसका नाम है न्यामगिरी पहाड़ी, और इस न्यामगिरी पहाड़ी को डोंगरिया कोंड जो है वो बहुत पवित्र मानते हैं। ये डोंगरिया कोंड के लिए पवित्र स्थान है न्यामगिरी पहाड़ी, और यहां पर एक एल्यूमिनियम कंपनी अपना एक रिफाइनरी स्थापित कर रही है। एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा एक रिफाइनरी स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, और यहां पर स्थानीय लोग जो डोंगरिया कोंड जाति है, खास करके आदिवासी समुदाय है, वो इसका विरोध कर रहा है। तो ये यहां से विस्थापित करने का प्रयास कर रहा है। विस्थापन मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह पे हटा करके पुनः बसाने की जो प्रक्रिया है, विस्थापन सही ढंग से हुआ तो सही है, गलत हुआ व्यक्ति को हाशिए पे धकेल देता है। तो ये आपको ये छोटा सा फैक्ट, कई बार चित्र पर आधारित प्रश्न पूछ लेते हैं, तो उसमें आपको सावधान रहना है। चैप्टर को आपने ढंग से पढ़ा है, सारे नोट्स बनाए हैं, इसके शब्द संकलन, देखिए सिविक्स का शब्द संकलन वाला जब पोर्शन है चैप्टर के बाद में, उसको ढंग से करें। इसके सारे अभ्यास के प्रश्न आप आराम से कर पाएंगे, कहीं कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। फिर भी आती है तो गुमान सिंह और नवो एकेडमी आप लेते जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे फिर एक नए चैप्टर के साथ।